गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल कॉमर्स योगा। आज की क्लास में बेसिकली हम बीकॉम और बीबीए सेकेंड ईयर का एक टॉपिक अमलगमेशन को कवर करेंगे। अमलगमेशन थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से इसे देखेंगे तो आसानी से हम लोग इसे समझ पाएंगे। आइए तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अमलगमेशन, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या लिखा है? अमलगमेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज इनटू अ न्यू एंटिटी। ओके, amalgamation is distinct from a merger because neither company involved survive as a legal entity। चलो मैं इसको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, अमलगमेशन को हम लोग दो कॉन्सेप्ट में बता सकते हैं, एक तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट और एक तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ओके, अमलगमेशन को बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में डिफाइन किया गया है, राइट। अमलगमेशन अगर ट्रेडिशनल हम लोग अप्रोच समझें तो अमलगमेशन को तीन पार्ट में हम लोग देखते थे। फर्स्ट, amalgamation, absorption and external reconstruction। क्या मैंने कहा? amalgamation, absorption and external reconstruction, right? amalgamation means मान लीजिए दो कंपनीज हैं, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। गॉट इट? दोनों कंपनीज ने क्या सोचा है कि चलो एक काम करते हैं, अपने बीच में कंपटीशन को खत्म करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, और आपस में मर्ज होके एक बड़ी एंटिटी खोलेंगे। ठीक है, करेक्ट, राइट, करेक्ट। देन आफ्टर क्या होगा, जब हम एक बड़ी एंटिटी खोलेंगे तो हम और अच्छे से चीज़ों को चला पाएंगे, एक सिनर्जी हम लोग डेवलप कर पाएंगे। तो एक्स भी डिजोल्व हो जाते हैं और वाई भी डिजोल्व हो जाता है, लिक्विडेट हो जाता है। बेसिकली कह सकते हैं कि लिक्विडेट हो जाता है। और एक्स और वाई के लिक्विडेट होने से हमारी एक कंपनी आती है जिस दैट इज कॉल्ड योर जेड लिमिटेड, जो कि कैरी करती है एक्स के एसेट्स को और वाई के एसेट्स को, राइट। तो इसको हम क्या कहेंगे, अमलगमेशन के नाम से जानते हैं हम लोग, राइट। देन आफ्टर आपने एक देखा होगा एब्जॉर्प्शन। सो बेसिकली एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जब एक जाइंट कंपनी किसी स्मॉल कंपनी को एब्जॉर्व कर लेती है। हालांकि यहाँ कोई मैंडेटरी नहीं है कि कोई जाइंट कंपनी हो, बट बेसिकली ऐसा ही होता है, एक जाइंट कंपनी एक स्मॉल कंपनी को एब्जॉर्व कर लेती है। ठीक है, मतलब एक कंपनी का एग्जिस्टेंस तो रहता है और दूसरी कंपनी का एग्जिस्टेंस क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, राइट। जैसे हम एग्जांपल लें कि एक्स और वाई, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दो कंपनीज हैं हमारे पास। कौन कौन सी कंपनीज है? एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। अब लेट बी सपोज वाई जो लिमिटेड है एक्स लिमिटेड को एब्जॉर्व कर लेती है और एक्स लिमिटेड लिक्विडेट हो जाती है, बट वाई लिमिटेड कंटिन्यू तो चल रही है। क्लियर है? तो इस केस को हम क्या बोलेंगे, मर्जर का नाम हम लोग, सॉरी मर्जर बोल रहा हूँ, इस केस को हम लोग एब्जॉर्प्शन का नाम देंगे। ठीक है, राइट। आई होप ये दो कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, फर्स्ट अमलगमेशन एंड सेकंड कॉन्सेप्ट इज योर एब्जॉर्प्शन। अब थर्ड कॉन्सेप्ट जो हमने बनाया था, स्टूडेंट, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ओके, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लेना। तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का सिंपल मतलब मैं बताना चाहूंगा। देखो, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी बहुत पहले ही पहले के टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को उसने रजिस्टर्ड कराया है, बट करेंट टाइम में उसकी जो ऑथराइज कैपिटल है वो सफिशिएंट नहीं है। बात समझ में आ रही? तो वो क्या करती है, अपने आप को क्या करती है, वो अपने आप को एक नए फॉर्म में लेकर आती है। बेसिकली मान लीजिए एक्स कंपनी थी और एक्स कंपनी के जो प्रेजेंट में जो उसके ऑथराइज्ड कैपिटल है, या प्रेजेंट में जो भी उसके में क्या कहते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं, वो करंट सिनेरियो के कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं है, सुटेबल नहीं है, तो वो अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करती है। तो इसको नाम हम लोग देते हैं क्या, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। बेसिकली एक ही कंपनी होती है जो नए फॉर्म में चेंज हो जाती है। राइट, क्लियर हो रहा है? देखो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई होप इसको आप पढ़ लेना, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब। हम लोग आगे चलते हैं। ओके, राइट। आई होप आपको तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि अमलगमेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है और आपका एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। ठीक है, अमलगमेशन दो कंपनीज लिक्विडेट होकर एक सिंगल कंपनी बनाएंगी। एब्जॉर्प्शन एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और थर्ड में मर्जर, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में एक कंपनी खुद को नए फॉर्म में प्रेजेंट करती है, और नए फॉर्म में प्रेजेंट करने पे उसको पुरानी कंपनी को हम लोग लिक्विडेट हुआ मान लेते हैं। चलो अब हम लोग टाइप ऑफ अमलगमेशन देखते हैं। ठीक है, राइट स्टूडेंट। तो टाइप ऑफ अमलगमेशन एक होता है इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड इन द नेचर ऑफ परचेज, राइट। चलो अब
हम कब कह सकते हैं, लेट बी सपोज स्टूडेंट, हम कब कह सकते हैं कि हमारा जो मर्जर है, अमलगमेशन है, वो इन द नेचर ऑफ मर्जर है या इन द नेचर ऑफ परचेज है? देखो, अगर 5 कंडीशंस, कितनी कंडीशन, 1 2 3 4 5, अगर 5 कंडीशंस सेटिस्फाई करती है तो हम बोलेंगे कि जो भी अमलगमेशन है इन द नेचर ऑफ मर्जर है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट में भूल गया, देखो, एक और कॉन्सेप्ट हमने आपको जो तीनों कॉन्सेप्ट बताए थे ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में आते हैं, बट अगर मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करें तो चाहे वो आपका क्या कहते हैं अमलगमेशन हो, चाहे वो आपका एब्जॉर्प्शन हो, चाहे वो आपका एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो, सबको हमने अमलगमेशन के ही डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया। मतलब AS14 कहता है कि सबको क्या कर लो, अगर एक या एक से ज्यादा कंपनी लिक्विडेट होती है और उसकी जगह पर कोई दूसरी कंपनी फॉर्म होती है, नई कंपनी फॉर्म होती है, तो सबको हम अमलगमेशन बोलेंगे। मतलब जो आपका बेसिकली डिफरेंस था किसका, अमलगमेशन का और आपके एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का और आपके एब्जॉर्प्शन का, वो तीनों खत्म हो गया। कोई भी कंपनी, एक कंपनी लिक्विडेट हो रही है और नई कंपनी फॉर्म हो रही है, सबको हम अमलगमेशन ही बोलेंगे, राइट? चलो अब फिर से आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। तो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर कब होगा? जब 5 कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है। कौन कौन सी कंडीशन? फर्स्ट बोल रहा है कि पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो भी ट्रांसफर मतलब जो कंपनी लिक्विडेट हो रही है, और ट्रांसफरी मतलब जो उसके एसेट्स को एक्वायर कर रही है। तो जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज है, आई रिपीट, जितनी भी, चाहे कितनी भी एसेट्स है, लाइबिलिटीज है ट्रांसफरर कंपनी की, वो कहां चली जाएगी? ट्रांसफरी कंपनी के पास जानी चाहिए। ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। क्लियर? फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन माय डियर स्टूडेंट्स, कि 90%, मतलब या तो 90% या मोर देन 90% जो शेयर होल्डर हैं किसके? ट्रांसफरर कंपनी के, वो एग्री हो जाने चाहिए कि यस, वी आर रेडी टू टेक द शेयर्स इन द ट्रांसफरी कंपनी, कि हम ट्रांसफरी कंपनी के शेयर लेने को तैयार हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे एक बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि अमलगमेशन के जस्ट पहले अगर कोई शेयर्स, स्टूडेंट, अगर कोई ट्रांसफरी कंपनी ने ट्रांसफर कंपनी में अगर कोई शेयर ले रखे हैं तो उनको हम इन 90% शेयर में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या लिखा है? दी शेयर्स डू नॉट इंक्लूड इक्विटी शेयर्स दैट आर हेल्ड, ध्यान देना स्टूडेंट्स, दैट आर हेल्ड इन द ट्रांसफरर कंपनी बाय द ट्रांसफरी कंपनी। मतलब अगर ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी में कोई शेयर्स लेके रखी है, इक्विटी शेयर्स, तो इनको हम 90% में सम्मिलित नहीं करेंगे। तो पहला कंडीशन क्या? सारे एसेट्स ट्रांसफर होनी चाहिए। सेकंड, 90% या मोर देन 90% शेयर होल्डर्स एग्री हो जाने चाहिए ट्रांसफरी कंपनी के शेयर लेने को। थर्ड पॉइंट कि जो भी ट्रांसफरर कंपनी है जो कि रेडी हो गई है लिक्विडेट होने के लिए, ठीक है, तो ट्रांसफरी कंपनी शेयर होल्डर्स को केवल शेयर में पेमेंट करेंगे। अंडरस्टूड? मींस सपोज ऐसा भी तो हो सकता है कि ट्रांसफरी कंपनी काम करे, वो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको वो क्या इशू कर दे, कैश में पेमेंट कर दे या डिवेंचर दे दे, तो एटलीस्ट उनका जो ओनरशिप है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए? अगर शेयर होल्डर है तो ट्रांसफर कंपनी क्या करेगी? अपने शेयर्स में ही पेमेंट करेगी। हाँ, अगर कोई फ्रैक्शनल अमाउंट है तो उसको क्या किया जा सकता है? कैश में पे किया जा सकता है। राइट? 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। दूसरा, फोर्थ कॉन्सेप्ट कह सकते हैं कि इंटेंडेड टू कैरी आउट द बिजनेस ऑफ ट्रांसफरिंग कंपनी। मींस आप जब ट्रांसफर कंपनी के बिजनेस को एब्जॉर्ब कर रहे हो या मर्जर के थ्रू वो मिल रहे हैं, है ना, अमलगमेशन के थ्रू मिल रहे हैं, या फिर मतलब एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू नई कंपनी फॉर्म हो रही है, तो जो भी नई कंपनी होगी या ट्रांसफरी कंपनी होगी, उसका इंटेंशन होना चाहिए कि वो ट्रांसफर कंपनी के बिजनेस को फर्दर कैरी ऑन करेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े कॉम्पिटिटर हो, आपने उसके बिजनेस को खरीद कर लिया और बिजनेस को बंद कर दिया, तो आप उसके बिजनेस को बंद नहीं करोगे। ठीक है? अच्छा, लास्ट कंडीशन देखो कि कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। मतलब अगर हमें ट्रांसफरर कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज को लेना है तो उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। एज इट इज जो भी एसेट्स की बुक वैल्यू होगी उसी पर हम उसको क्या करेंगे? अपने नए बैलेंस शीट में उसको शो करेंगे। मींस अगर मान लीजिए मशीनरी की वैल्यू 10,000 लिखी है, भले मार्केट में वैल्यू उसकी 50,000 है या 9,000 है, तो हम 10,000 पर ही नई बैलेंस शीट में शो करेंगे।
तो अगर ये 5 कंडीशन शो हो मतलब फुलफिल होती है तो हम कहेंगे कि अमलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर, अदरवाइज अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। चलो एक बार फिर से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। कौन कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन, सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो जानी चाहिए। कहां से? ट्रांसफरर टू ट्रांसफरी। 90% शेयर होल्डर्स ट्रांसफर कंपनी के एग्री हो जाने चाहिए कि यस वी आर रेडी टू टेक द शेयर इक्विटी शेयर्स ऑफ या फिर शेयर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, राइट। थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन कहता है कि जब भी आप पेमेंट करोगे, ट्रांसफरी कंपनी जो पेमेंट करेगी शेयर होल्डर्स को, किसके? ट्रांसफर कंपनी के, तो वो शेयर्स में ही पेमेंट करेगी, वो कैश या डिवेंचर नहीं दे सकती। हाँ, अगर कोई फ्रैक्शनल अमाउंट है तो वो कैश में दिया जा सकता है। तो फर्दर जब हम लोग फर्दर के लेक्चर्स में जब हम लोग परचेज कंसिडरेशन निकालना सीखेंगे तो हम देखेंगे कि फ्रैक्शनल शेयर कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद बिजनेस को कैरी ऑन करना है, ट्रांसफरी कंपनी को, ट्रांसफर कंपनी के बिजनेस को कैरी ऑन करना है। फिफ्थ पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है। हाँ, अगर कोई पॉलिसीज में चेंजेस है, मतलब सपोज यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए आप पॉलिसीज में कोई चेंज करना चाहते हो तो वो आप चेंजेस कर सकते हो, अदरवाइज आप एसेट्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं करोगे। ओके स्टूडेंट, आई होप ये इतना लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। फर्दर क्लासेस में हम लोग